महफूज दिखाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है कि जो लेबनान में यूएन पीस की जो पीस कीपर है, वहां पे जिस तरह से उसके बेस में इजरायली फौज जो है वो दरवाजा तोप से तोड़ करके और घुस जाती है, और उसमें 1,000 जो है हिंदुस्तानी फौजी भी उस यूएन पीस कीपर्स में शामिल है। तो आखिर क्या इसको कोई रोकेगा? ये बहुत बड़ा, और ऐसा लग रहा है कि अब यूएनओ के साथ इसराइल क्या इसराइल की जंग जो है वो ईरान, गाजा, लेबनान, यमन के साथ साथ अब यूएनओ के साथ उसकी जंग जो है शुरू होने जा रही। तो बहरहाल इन्हीं तमाम चीजों से हम बात करेंगे, और आज को हम बताएंगे कि आखिर ये जो है क्या ये पीस मेकर्स कीपर्स जो है ये क्या, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ फदील साहब जुड़ गए हैं। फदील साहब बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपका। और फदील साहब बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हालात पे नजर रखते हैं, और काफी हमारे इस शो में वो आ चुके हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो जो है थोड़ा से रोशनी डालें कि ये जो पीस कीपर्स जो यूएनओ की है, वहां जिस तरह से ये सेना घुस गई है, क्या कहेंगे इसको आप? मुमताज भाई देखिए, 7 मुहाज पर इसराइल लड़ रहा है। उसको जो है 7 वे ऑफ जो लड़ाई है उसको 7 जगह से लड़नी पड़ रही है। अब जिस तरह से ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमास खत्म हो गया, पूरी दुनिया में वेस्ट मीडिया कह रही थी कि हमास खत्म हो गया। अब गजा, नॉर्थ गजा से साउथ गजा की तरफ गए, अब साउथ गजा से नॉर्थ गजा की तरफ आ रहे हैं। पहले कहते थे कि हमने नॉर्थ गजा को तो खत्म कर दिया, साउथ गजा में जा रहा है, अब वहां से भी वापस आ रहे हैं। तो अब ये एक मुहाज यहाँ, फिर लेबनान, हूती, फिर इराक से, और इराक से भी हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर, और ईरान तो खैर लीडरशिप कर ही रहा है। तो 7 मुहाज पर इनको लड़ना पड़ रहा है, और नेतन्याहू की स्थिति अब बहुत खराब। आज मुझे कहीं से खबर दिखाई दी कि नेतन्याहू हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, उनका दिमागी रूप से तनाजुन कुछ अच्छा नहीं है। तो पूरी तरह से ये लोग फेल हैं, क्योंकि इनके सामने यूक्रेन का एक बहुत और बड़ा ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पे मैं यहाँ पे जोर दे करके कहूंगा कि अपने आप में फजील अहमद साहब की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है, जिसका जिक्र मैंने 2-3 दिन पहले किया था कि जिस तरह से वहां के बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि हमारा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। कई फौजी जो है, याद होगा फजील साहब, उन्होंने कहा और रिटायरमेंट ले लिया, यहाँ एप्लीकेशन लगा दी। अब यही बात मैं कह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन याहू, तो अब ये नितिन याहू के ताल्लुक से जो फजील अहमद साहब ने अपडेट दी है कि वो बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में और उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं। बहरहाल ये खबर कितनी है इसको हम अपडेट देंगे, लेकिन फजील साहब ने एक बड़ी खबर की तरफ इशारा किया। फजील अहमद साहब, पूरी तरह से इनका पूरा सिस्टम फेल हो रहा है दिमागी रूप से ये लोग, क्योंकि अहंकार जब गिरता है ना तो वो बहुत बुरी तरह से गिरता है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उनके पास टैंक की कमी हो गई है। जो मरकावा टैंक का पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटा जा रहा था, वो मरकावा टैंक कम हो गया है। तो अब इजराइल परेशान है कि हम अब टैंक कहां से लाएं। अगर टैंक खत्म हुए, हमास के युद्ध में मारे गए, तो आज उसी की वजह से तो कमी हुई है, ये बता नहीं पा रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इजराइल एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि वो अपने नुकसान को बता भी नहीं पा रहा है कि हमारा ये नुकसान हुआ है, क्योंकि दुनिया में उसकी बेइज्जती होगी, शीशा लेदर मचेगी। और मरकावा टैंक की सबसे बड़ी कमी क्या है मुमताज भाई, वो ऊपर से कछुए जैसा है, अंदर से बिल्कुल नरम है। तो उसको मारने के लिए अब हमास और दूसरे लोग समझ में आ गया है कि इसका नीचे से वार करो तो ये उड़ जाता है, और फिर इसका कुछ बचता भी नहीं। तो मरकावा टैंक की पूरी कमी हो गई उनके पास, गोले बारूद की कमी हो गई। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक अमेरिका का इलेक्शन चल रहा है तब तक इजराइल को पस्त करने का बेहतरीन वक्त है ये। और इस बात को स्ट्रेटेजिकली सभी लोग समझ रहे हैं। इस बात को ईरान भी समझ रहा है, लेबनान भी समझ रहा है, हुती भी समझ रहा है, और हमास भी समझ रहा है। सारे लोग समझ रहे हैं कि ये वक्त है जोरदार हमला करने का, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। ट्रीटी के लिए तो इजराइल लॉबिंग कर रहा है, लॉबिंग कर रहा है कि किसी तरह युद्धबंदी हो जाए। वो इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से अमेरिका के इलेक्शन तक। लेकिन अमेरिका का क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा? यूक्रेन को हालत देख लीजिए,
जब यूक्रेन को नहीं बचा सका तो इजराइल को कैसे बचा लेगा? आज पूरी स्थिति ऐसी हो गई है कि ताइवान डर के बैठा है कि भाई हम अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों अमेरिका के भरोसा उनका खत्म हो चुका है। और फजील साहब मैं आपको बता दूं, अभी मैंने ये खबर दी थी कि ईरान ने बाकायदा अब अमेरिका को धमकी दी है और अमेरिका से कहा है कि आप जंग से दूर हो जाइए वरना आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात ईरान ने आज बराह रास्त जो है वो अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है कि आप इससे दूर हो आज जाइए। आज आज जी। अमेरिका को धमकी दी है, उसकी वजह देखिए, जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज ने साथ दिया ईरान का, और सभी लोग जब कह दिए कि हम अपने यहां से बेस आपका खत्म करेंगे, तो इससे बहुत ताकत मिली है ईरान को। और अमेरिका डरा हुआ है कि अगर सारे लोगों ने मिलकर हमारा बेस खत्म कर दिया तो गांव में एक कहावत है मुमताज भाई, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के चले आए। कहा तो ये ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे थे, अब तो लग रहा है कि इजराइल बचाना भी मुश्किल हो गया है कि इजराइल भी रहेगा कि नहीं रहेगा। नेतन्याहू की जिद जो है पूरी इजराइल को खत्म करेगी, और इजराइल का अस्तित्व समाप्त होने के बाद मध्य एशिया से अमेरिका का दखल खत्म हो जाएगा। और न सिर्फ मध्य एशिया बल्कि पूरे एशियन कंट्री में जो अमेरिका अपनी दादागिरी और चालाकी और डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स, कभी इनके कंधे पर बंदूक रख के उनको मार रहे, कभी उनके कंधे पर, ये सब चीजें अब दुनिया समझ चुकी है अमेरिका को। आज तक आप बता दीजिए कि अमेरिका का साथ देने वाले या साथ लेने वाले कोई विश्व में बड़ा पावर बन पाया, कोई ऐसा पावर बन पाया जो अमेरिका के पैरेलल खड़ा हो सके? चाहे कितना बड़ा सुपर पावर हो, जिसने जिसने अमेरिका के साथ पकड़ा उसकी बर्बादी तय हो गई। वो गुलामी की जिंदगी जी रहा है और बड़े आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। हम लोग के देश में जहां देखिए दुनिया भर में आज तक फाइटर प्लेन हम लोग नहीं बना पाए, अमेरिका के दबाव नहीं बना पा रहे। आज हम लोग जो है फाइटर प्लेन बाहर से खरीद रहे हैं, जबकि हम बना सकते हैं लेकिन अमेरिका नहीं बनाने देता है। हम लोग जब भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस वक्त अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए हमारे ऊपर। तो हम लोग, भारत ये भूला थोड़ी है, और ये हम भारत की नहीं दुनिया भर के सभी देशों का यही हाल है। जब वो कोई आगे, यहां तक कि कोई डेवलपमेंट का काम भी करो तो अमेरिका, अगर विश्व बैंक से कर्जा भी मिलता है ना तो उसमें इतने ज्यादा टर्म्स कंडीशन बना देते हैं कि आप उस कर्जे से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप भारत में अगर विश्व बैंक कर्जा दे रहा है तो उसने टर्म्स कंडीशन लगा दिया कि आपको आंगनबाड़ी पे इतना खर्च करना पड़ेगा, और दूसरे कामों में जरूरी जो काम है वो तो करने ही नहीं देता है। वो दूसरे गैर जरूरी कार्य जो होते हैं उसमें पैसा लगवा देता है और फिर कर्जदार बना देता है। ये एक पॉलिसी अमेरिका की है। और मैं एक दो दिन के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जिसने भी अमेरिका पे भरोसा किया वो आगे नहीं बढ़ सका, ना वो मरा ना वो जिंदा रहा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अमेरिका के, इसीलिए भारत जो है अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जो जो अमेरिका के साथ गया वो कभी भी कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं बन पाया। और ईरान इस बात को समझ रहा है और शुरू से ईरान अलग रहा है, वो यूएसएसआर के साथ रहा है और रूस उसके। अब ये लोग डर किस बात से रहे? मार दे, अगर हमास फिलिस्तीन को बम मारेंगे तो ईरान साथ आएगा, लेबनान साथ आएगा, लेबनान और ईरान साथ आएगा तो रूस साथ आएगा, रूस साथ आएगा तो चाइना साथ आएगा। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल डर रहे। पूरे इजराइल के अंदर सैनिक इस्तीफा देके जा रहे, छुट्टियों पे जा रहे, नौकरी छोड़ के भाग रहे, नहीं कुछ हो रहा है तो नौकरी छोड़ के भाग रहे। यहां तक हो गया है कि इजरायली सेना ने अपने ही अफसरों को जेल में डाल रखा है कि अगर तुम मुहाज से भागोगे तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। कड़ी सजा दे रहे, उसके बावजूद भी लोग लड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, लड़ने को तैयार होने के पीछे एक वजह है कि आखिर आप आपका मोटिव होना चाहिए ना कि आप क्यों लड़ रहे हो, इस लड़ाई से आपको मिलना क्या है? सिवाय नुकसान के फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है। इजराइल इतना बड़ा कंट्री है, फिलिस्तीन छोटा सा एक कंट्री है, उसको आपने इतना परेशान करके 40 साल। और 7 अक्टूबर की बार बार ये लोग बात करते हैं। 7 अक्टूबर की बात एक प्रतिक्रिया है ना, एक प्रतिकार है। वो एक हफ्ते पहले मस्जिद अक्सा में घुस के लोगों ने फायरिंग की और कम से कम 18 लोग उसमें बुरी तरह जख्मी हुए। उसका प्रतिकार 7 अक्टूबर था। ऐसा नहीं है, लोग बार बार 7 अक्टूबर की बात करते हैं कि 7 अक्टूबर से एक हफ्ता पहले मस्जिद में घुस के इजरायली सेना जूता पहन के घुस गई थी और फायरिंग किया, जिसमें 18 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे, कुछ एक दो शायद शहीद भी हुए थे।
लेकिन उसका प्रतिकार की बार बार ये लोग ऐसा कर रहे हैं, एक दिन मस्जिद को गिरा देंगे, ऐसा कर देंगे, और इतनी बड़ी साजिश कि जो मस्जिद अक्सा को नहीं दिखा रहे, गोल्डन डॉम को दिखा रहे, ये मस्जिद अक्सा है, ताकि कल मस्जिद अक्सा गिर जाए तो वेस्टर्न मीडिया कहेगी कि नहीं नहीं हमने तो नहीं गिराया, देखो ये खड़ा है। गोल्डन डॉम तो मस्जिद अक्सा नहीं है ना, मस्जिद अक्सा तो उसके पीछे है। तो ये सब साजिशें बहुत ये लोग चल रहे हैं और पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर एक आतंकवादी हमला है। अरे आतंकवादी हमला, आप वियतनाम के लोगों को जाके मार रहे थे, उनका क्या कसूर था? वो आतंकवादी हमला नहीं था। गोली चाहे सरकार चलावे, चाहे आतंक कोई चलावे, अगर बेगुनाह उस गोली से मरता है, उसे हम लोग, दुनिया उसको आतंकवादी कहती है। आप बिना किसी वजह से किसी को मार रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी हैं, चाहे आप स्टेट हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर कोई भी बिना वजह किसी को मारता है अपनी ताकत को दिखाने के लिए, तो उसको हम आतंकवाद कहते हैं। बार बार ये लोग आतंकवाद, अभी दुनिया में आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं हुई है कि आतंकवाद क्या है। वेस्टर्न कंट्री में जितने यूरोपीय यूनियन के कंट्री हैं, वो लोग जाकर के किस तरह से छोटे और कमजोर देशों पर कब्जा करके और जाकर के वहां मारते हैं, उनको हलाक करते हैं, तो क्या वो आतंकवाद नहीं है? हर वो आतंकवाद घटना होती है जहां बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जाए, वो आतंकवादी घटना है।